मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रियोप्टिक्स का टॉपिक 15 मतलब रिफ्रैक्शन। अब तक अपन ने जो पढ़ा था प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन, और अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्नेल लॉ। तो सबसे पहले तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है कि अपन जानते हैं कि जो रेज है ना वो सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर उसको एक ही मीडियम मिले तो लगातार एक ही स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। लेकिन अगर सपोज ये मीडियम फर्स्ट है, जैसे वाटर और इधर ग्लास, ये मीडियम सेकंड है, मीडियम सेकंड। अब रेज इधर से आ रही है तो ये बेंड हो जाती है, मतलब ये जानी चाहिए तो इस तरह की, लेकिन ये बेंड हो जाती है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ रे, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट when it passes from first medium to second medium, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, या अपन इस बेंडिंग की बजाय एक नाम से डेविएशन भी डाल सकते हैं। डेविएशन, जो अपने पास से डेविएटेड हो जाती है, तो डेविएशन या बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, दिस इज नॉन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक दो पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं, मतलब ये डेंसिटी के कारण होता है, ये डेंसिटी चेंज होता है। अगर रेज रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इफ रे passes from rear to denser, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इफ रे passes from डेंसर टू रियर, देखो ये साउंड में नहीं है, ये डेंसर टू रियर, स्पीड ऑफ रे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये कितना होगा, उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, उसको अपन बताएंगे। तो इसके अंदर एक टॉपिक होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये एंगल फर्स्ट मीडियम में जो होता है एंगल बनता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और दूसरे मीडियम में जो एंगल बनता है नॉर्मल से मानते हैं, ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसके अंदर एक टॉपिक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको अपन को समझना है। वो दो मीडियम में वेलोसिटी को, रेशियो को बताता है। तो रिफ्रैक्ट अपना टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रहा है, ये दो तरह के होते हैं, ये देयर टू टाइप। एक तो एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये होता रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सबसे पहले देखो अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके अंदर। एब्सोल्यूट इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या ऑब्लिक एयर। एयर में भी ले सकते हैं तो लाइट एयर में भी चलती है और वैक्यूम में, मतलब अपॉन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और इसका सिंबल से देते हैं म्यू। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि अपन रिलेटिव की नहीं बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेड मीडियम। डेड मीडियम जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके अंदर वेलोसिटी, और ये फर्स्ट मीडियम तो ये तो लाइट की वेलोसिटी से चलेगा c अपॉन v, क्योंकि आपका वैक्यूम में एयर में तो लाइट की वेलोसिटी चलता है, इस मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर सपोज अपन को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को वाटर का निकालना है, म्यू डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू लगा दिया नीचे और यहां कुछ नहीं लिखा है तो अपन मानेंगे हमेशा एयर या वैक्यूम। तो यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये वाटर आ गया ना सर मीडियम से, तो इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है, मतलब ये होती है 4/3 मतलब कोई वेलोसिटी ऊपर लाइट की वैल्यू 4 है तो 3 रह जाती है। ये रेशियो ज़्यादा आने का मतलब है कि डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है स्पीड कम हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड कम होगी, ये तो फिक्स है वैक्यूम में, तो जितनी ज़्यादा स्पीड कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ऐसे म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर में भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसकी वैल्यू 3/2 है। अब ये बढ़ गया इसके अंदर थोड़ा सा, 4/3 से 3/2 बढ़ गया इंक्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.33 और इसकी वैल्यू होती है 1.5। इसका मतलब है ग्लास के अंदर स्पीड कम हो जाती है। तो आपको ये डाटा एब्सोल्यूट का याद रहना चाहिए। ऐसे म्यू डायमंड निकाले हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सारे मैं एब्सोल्यूट निकाल रहा हूं, एब्सोल्यूट में फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये करीब होता है 2.4 या 2.5 भी लिखा होता किसी किताबों में, 2.4 या 2.5 जो लिखा हुआ ये। तो अपने इसके अंदर ये देखा कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी मीडियम का, उतनी इसके अंदर वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। और अगर अपन म्यू एयर का निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या है, देखो
एयर कहीं निकालें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो ये कितना आएगा 1। तो इसका मतलब एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी, इससे ज़्यादा तो कभी स्पीड मिलेगी नहीं एयर से इसके अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। और दूसरा, अगर म्यू ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, या अपन ये कह सकते हैं और प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी उसके अंदर स्पीड कम होगी, उतनी स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। अब थोड़ा सा इस पर अपन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे रिलेटिव की। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको बोलता है म्यू जी, वो है 3/2। तो देखो, तो इसमें 3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, वैक्यूम में वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से चलता है, डिवाइडेड बाय, इसको लिख देते हैं वी जी। तो वी जी आएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इट मीन वी जी इक्वल टू ग्लास में वेलोसिटी, सी लाइट में वेलोसिटी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यहां पे आ गया म्यू जी। तो ये सीधा आ गया ना इसके अंदर, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी सी वेलोसिटी कम होगी। या किसी मीडियम में वेलोसिटी इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन म्यू एम। किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम लिख दिया मैंने मीडियम को। ये तो ये आपका किसी का भी निकालना है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो वेलोसिटी पूछ लेगा, और वेलोसिटी अगर दे देता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकता है ये। अब इसके अंदर दूसरा टॉपिक बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मतलब जितना मीडियम डेंस होगा उतनी ही लाइट की वेलोसिटी उसके अंदर कम होगी, क्यों म्यू इनवर्सली 1/v। इसको m कर देता हूं। चलो अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव ये होता है आपका 1μ2। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखो उसमें फर्स्ट मीडियम क्या था, वैक्यूम। अब फर्स्ट मीडियम वैक्यूम ना होने का और कोई मीडियम हो तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव। बस ये डिफरेंस है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको जैसे v1 अपॉन v2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको बोलते हैं। अगर ये आ जाए 2μ1, ऐसे भी हो सकता है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, मतलब ये हमेशा इसका निकाला जाता है। इसका आएगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। चलो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे थोड़ा सा और पता चलेगा आपको, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जब पहले अपन लेते हैं जैसे WμG, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट में तो फर्स्ट मीडियम क्या होता है, वैक्यूम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो VW अपॉन VG, मतलब वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी वाटर में कितनी है या पानी में कितनी है और उसकी वेलोसिटी ग्लास में कितनी है, इसका रेशियो होता है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, और अगर ये आ जाए GμW, तो ये आएगा VG अपॉन VW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास में वेलोसिटी अपॉन वाटर में वेलोसिटी। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको फर्स्ट मीडियम निकालते हैं, और जिसका निकालना होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव, उसको सेकंड मीडियम रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये देखो, इसको और फॉर्म देखो, अपन एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको कैसे करते हैं देखो, वो एब्सोल्यूट को आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो क्या क्या लिखा है मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं मैं W की जगह, तो वो इसको अपन को क्या मानेंगे, वैक्यूम, फिर वो एब्सोल्यूट निकलता है। तो मैंने अभी दो चीज बताई थी, एक तो μW एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, μg 3/2, म्यू डायमंड 5/2 ले लें या 2.4 बता देंगे ये, और म्यू एयर 1, ये जब 1.001 होता है, लेकिन कितना, अब जैसे तो WμG इजिकल टू, अगर अपन दोनों तरफ C का डिवाइड कर दें, अब देखो इसके अंदर ये जो आपका μW है वो एक्चुअल में क्या है, V अपॉन VW है, C अपॉन CC। μg कितना है, C अपॉन V। इसको अगर अपन देखें तो ये आ रहा है, देखो C अपॉन VW इसको μW, और ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको अपन इसको इन्वर्स कर दें तो इसको ये 1 अपॉन μW, और VG अपॉन C देखो, C अपॉन VG इज इक्वल टू μg, इसका उल्टा VG अपॉन C, उल्टा इन्वर्स कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा μg। तो ये टोटल क्या बन गया, μg अपॉन μW। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, WμG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μg अपॉन एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ वाटर।
मतलब जो आपका जी था वो ऊपर चला गया और डब्ल्यू नीचे हो गया, तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब जैसे क्या होगा देखो, तो डब्ल्यू म्यू जी को आप म्यू जी एब्सोल्यूट में तोड़ लेते हैं, मतलब वेलोसिटी, इसको आप क्या लिख सकते थे, वी डब्ल्यू अपन वी जी लिखे, क्योंकि वी डब्ल्यू अपन वी जी से आ रहा है ये रेशो, यही तो आ रहा है। और देखो यहाँ पे वेलोसिटी का इन्वर्स है, म्यू अगर ज्यादा ये रेशो, तो म्यू जी कितना निकाला था अपना 3/2, याद रखना वो अपॉन 4/3, ये होगा 9/8। अच्छा वैसे ही देख लो सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो ग्लास के अंदर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो रेशियो ज्यादा आएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को ये याद रखना है जो इंपॉर्टेंट, कि 1 μ2 रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन फर्स्ट। उल्टा, सेकंड मीडियम का रिफ्रेक्शन इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स। अब जैसे अपन को निकालना है जी म्यू डायमीटर, तो इसके अंदर क्या हुआ, वी जी अपॉन वी डी, या इसको मैंने कहा म्यू डी अपॉन म्यू जी लिख सकता हूं। डायमंड का रिफ्रेक्शन इंडेक्स किस विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास में वेलोसिटी अपॉन डायमंड वेलोसिटी, मतलब जो जिसका निकालता है उसको नीचे रखता है और जिसके विद रेस्पेक्ट टू निकालता है उसको फर्स्ट रखता है। और इसका मैंने बोला था अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो डायमंड में वेलोसिटी अपॉन ग्लास मीटर। अच्छा ये बताओ ये रेशियो एक से ज़्यादा है कम आएगा, क्योंकि इसके अंदर है वी जी अपॉन वी डी, वी जी अपॉन वी डी, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो एप्लीकेशन ज़्यादा आना चाहिए। तो म्यू डी का वैल्यू होती है 5/2, मेरे 2.4 भी लेते हैं, 5/2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये है 3/2, काटोगे तो 5/3। ये तो अपन ये देख सकते हैं जितना ज़्यादा रिफ्रेक्शन इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही मीडियम डेंस होता है, और उसमें वेलोसिटी कम हो जाती है। ये एक क्वेश्चन लेता हूँ, वेलोसिटी इन वाटर 2.25 इंटू 10⁻⁸, और वेलोसिटी इन ग्लास 2 इंटू 10⁸, ये दी हुई है। तो आपको निकालना है म्यू जी म्यू डब्ल्यू और ये चारों की वेलोसिटी इन वाटर में है 2.25 10⁸ और ग्लास के अंदर इतनी है, तो ये एब्सोल्यूट है क्योंकि लिखा होना, और ये आपको निकालना है। ये आपको क्वेश्चन है इसको। तो पहले तो वीजी निकालते हैं, ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास सी अपॉन वीजी, क्योंकि एब्सोल्यूट निकालोगे तो फर्स्ट मीडियम अपन को क्या लेना पड़ेगा, वैक्यूम ही लेना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वी, ये कितना वेलोसिटी 2 इंटू 3/2,
ऐसे म्यू डब्ल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट आगे कुछ नहीं लिखा तो इसको अपन एयर मानते हैं, एयर या वैक्यूम। तो सी अपॉन वी डब्ल्यू, यह आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वाटर में, वाटर के अंदर वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2.25 × 10⁸, ये आएगा 3/2.25 या 300/225, 75 से काटेंगे तो 4/3 आएगा, 4/3। क्या बता, अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इसको एब्सोल्यूट में तोड़ना आना चाहिए, कुछ नहीं करना, उल्टा लिख दो उसको, म्यू डब्ल्यू ऊपर लिख दो और म्यू जी नीचे लिख दो। बताता ना वी जी अपॉन कैसे लिखते हैं, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, नहीं, रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास में वेलोसिटी अपॉन वाटर वेलोसिटी, या एब्सोल्यूट से निकाल से, दोनों से चेक करके बता देता हूं, एब्सोल्यूट वाटर का और ये उल्टा हो जाता है जस्ट, मतलब ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे जाओगे, देख लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी थी इधर ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया 225, 8/9, इससे आया, ये तो अपन ने किससे निकाला वेलोसिटी, अब इससे देख लेते हैं। म्यू रिफ्रेक्शन इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स वाटर 4/3, ये 3/2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड, दोनों से एक ही आ रहा, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, और ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। डब्ल्यू जी, तो वी डब्ल्यू वेलोसिटी से ऐसे लिखोगे, और सी का डिवाइड करके मैंने उसको उल्टा कर दिया था, या म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो ऐसा वेलोसिटी से निकालो चाहे एब्सोल्यूट से निकालो, ये उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर देखो, ये ऊपर, ये आपका म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी 8/9 है, ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो ये 9/8 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रेक्शन इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा है किसी मीडियम का, तो वो उससे पहले मीडियम से ज़्यादा डेंसर है, चाहे रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट में तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम है, रिलेटिव के अंदर भी। और अगर रिफ्रेक्शन इंडेक्स अगर 1 से कम आ जाता है, तो इसका मतलब सेकेंड मीडियम है जिसमें रे जा रही है, वो रेयर है, ठीक है। इसमें अब इसमें एक लॉ है जिसको बोलते हैं स्नेल लॉ, स्नेल लॉ वो उसने दिया इसमें। अच्छा, वो क्या है इसमें, एक तो ये कि जब रेस फर्स्ट मीडियम से, ये मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाती है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो भी है। अगर ऊपर आपका रियर है, नीचे डेंसर है, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। अच्छा, इसके अंदर जो फर्स्ट रेट से सेकंड मीडियम में जाती है ना, तो वेलोसिटी v1 λ1 और म्यू आपका चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, λ2 चेंज हो जाएगी, लेकिन ये म्यू वही रहेगा। मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओनली सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स जो जहाँ से रेज आ रही है ना, उस पर डिपेंड करती है कि कितनी वेव छोड़ रहा है। अगर वेव 10 छोड़ता है तो 10 ही मिलेगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, वो डिपेंड करेगा टेंसर है रियर है। लेकिन वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाते हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब v1/v2 इज इक्वल टू λ1 f λ2 f, ये f वही रहेगा, λ1/λ2 ये रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती।
अब इसने स्नेल ने क्या दिया नियम, ये देखो स्नेल को उसने कहा कि ये गिवन पेयर है, कोई पेयर जैसे अपने अगर सपोज ये रियर की जगह डेंसर ऊपर डेंसर रियर है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है। सपोज ये रेज ये आ रही है और ये बेंड होगी, ये इंसिडेंट एंगल I1 और ये आपका इंसिडेंट R1, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। फर्स्ट ये हो गया। अगर रेज थोड़ा सा मैंने आई को चेंज किया, इसने आई को चेंज किया नॉर्मल से, तो ये थोड़ा अंदर आ गई। या जैसे समझो इसको, अगर ये I1 I1 R1 है, इसको थोड़ा दूसरा बना देता हूं डायग्राम, ये लो ये I1, इसने फिर एंगल चेंज किया, ये I2 किया, ये मीडियम वही रहना चाहिए, मीडियम नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे वाटर ग्लास है तो वाटर ग्लास ही रहेगा R2, और तीसरा फिर एंगल चेंज किया, ये I3, ये R3, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। तो किसी गिवन पेयर के लिए I1 अपॉन R1 का रेशियो, साइन I1 अपॉन साइन R1 का रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है कि किसी पेयर के लिए फिक्स पेयर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाटर से ग्लास और वाटर से डायमंड, वाटर टू ग्लास के लिए बोल रहा हूं कि वाटर से ग्लास आई चेंज कर सकते हो बस। ये टू गिवन पेयर फिक्स पेयर होना चाहिए। साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन R3। मतलब इंसिडेंट एंगल बदलोगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल बदलता रहेगा। ये मतलब ये रेशो कांस्टेंट रहेगा, और ये था, ये फर्स्ट मीडियम में सेकंड, इसका रेशो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम दिया 1μ2। जो अपना बताया था वही है, विद रेफरेंस इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आता है। मतलब ये रेशो जो आता है ये आता है 1μ2। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। सेकंड मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कांस्टेंट आता है। इसको और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। साइन I1 अपॉन R1 इक्वल टू 1μ2 लिखा है, तो इसको मैं μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकता हूं। एब्सोल्यूट में तोड़ लेता, कांस्टेंट होता किसी गिवन पेयर के लिए I और R का रेशियो फिक्स होता है, वो आता है सेकंड मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रेशियो आता है μ2 अपॉन μ1। और वेलोसिटी के अंदर बात करें तो v1 अपॉन v2 और म्यू लैम्डा अपॉन म्यू लैम्डा 2, म्यू से म्यू कैंसिल, जिसको मैंने एफ से लिखा है म्यू भी लिख देता हूं कि बार लैम्डा 2। ये पूरा फॉर्मूला है। साइन I1 और साइन R1 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, ये 1μ2। इससे एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है कि साइन I1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R2। फर्स्ट मीडियम का इंसिडेंट एंगल साइन I और उसी का एब्सोल्यूट रेफरेंस इंडेक्स, सेकंड मीडियम का साइन R2, जिसको सेकंड मीडियम को साइन R2 बोलना है, और उसी का रेफरेंस इंडेक्स, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट लॉ तो ये था कि किसी गिवन पेयर के लिए I और R, साइन I1 अपन साइन R1 या साइन I2 पर रेशो कांस्टेंट होता है, और वो होता किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट होता है। और ये अपन पहले बता चुके 1μ2 क्या होता है इससे पहले वाले में, कि ये अपन लिखा तो 1μ2 को क्या लिख सकते हैं,
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, ये तो होता है रेफरेंस। और एब्सोल्यूट में अपन उल्टा लिखते हैं, तो 1 म्यू टू का अपन पहले बता चुका V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 क्या होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने इसको और इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, ये देखो। तो ये तो था फर्स्ट लॉ था इसमें, स्नेल लॉ का, इसी को स्नेल लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अच्छा सारे एंगल नॉर्मल से नापने, ये नॉर्मल, और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। जो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था, वहां पर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में। यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाइन सेम प्लेन। एक सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये सारा वेलोसिटी की रेशियो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ये है। देयर आर 2 केसेस, ऐसे 2 केस हैं जिसमें कि ये बेंड नहीं होती। वो क्या है, ध्यान रखना। नो केस फॉर नो बेंडिंग, कि रेस अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो बेंड नहीं होगी। तो एक केस तो ये ध्यान रखना कि अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्रैक्टेड आई इक्वल टू अगर 0 हो गया, मतलब नॉर्मल से कौन साइड हो गई, तो आर भी 0 होगा। क्या μ1 और μ2 अलग अलग होगा, मतलब μ1 नॉट μ2, लेकिन I इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0। तो आपको बेंड नहीं करना, सीधा ले जाना। एक तो ये केस है जिसमें बेंडिंग, नो बेंडिंग होगी, और दूसरा केस ये है कि अगर ये रेज आ रही है तो सीधी जा सकती है, ये I और ये सीधा। इस केस में अगर बेंड नहीं हो रही है, मतलब ये भी I है तो ये भी I है, R भी I है। यहाँ μ1 बराबर μ2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और बेंड नहीं हो रही है, तो या तो I इक्वल टू R 0 है, या फिर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव दोनों का सेम है, तो ये बेंड नहीं होगी। ये आपको थोड़ा दो केस ध्यान रखना है कि अगर I 0 R 0 है तो नो बेंडिंग, और दोनों मीडियम सेम है तो नो बेंडिंग, दोनों मीडियम। इसमें I इक्वल टू R है। ये अभी क्वेश्चन लेते हैं अपन थोड़ा सा इस पे, इस स्नेल लॉ पे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिस मीडियम में I1 है उसका साइन I1 और उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है उसी का साइन R और उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये 60 डिग्री है, ये मीडियम फर्स्ट है। मीडियम फर्स्ट होता है जिसमें से रेज आती है, इसमें इस नॉर्मल पे आ रही है, इसको देखो इस पे आ रही है और इससे जा रही है ये, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसने, ये एयर है और ये μm है, कोई भी, इसका √3 है, कोई मीडियम है ये। तो आपको R निकालना है।
तो देखो म्यू ए इसी का एब्सोल्यूट इनटू साइन 60 इक्वल टू म्यू एम साइन आर। ये फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट और उसी का एंगल, सेकंड मीडियम और उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रेंडेक्स म्यू एम। तो साइन इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अपन बता ही चुके हैं। ये √3/2 √3 और r साइन आर निकालना है। ये कैंसिल, साइन आर हाफ r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये अब ये दो मीडियम के लिए म्यू √3 है, मतलब सेकंड। अगर अपन इंसिडेंट एंगल बदलेंगे भी ना तो ये r बदल जाएगा, लेकिन रेशियो यही रहेगा। दो मीडियम के लिए म्यू चेंज नहीं होता आई और आर पे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 1μ2 does not depend upon I and R। सेकेंड मीडियम का रिफ्रेंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन I एंड R, क्योंकि I चेंज होगा तो R चेंज होगा, लेकिन रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये ओनली डिपेंड किस पर? इट डिपेंड अपॉन ओनली मीडियम, बोथ मीडियम। इट डिपेंड अपॉन ओनली बोथ मीडियम, आई और आर पे डिपेंड नहीं करता। जनरली अपन क्या लाइट लेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे इसमें। लेकिन एक थोड़ा सा आगे अपन बात करेंगे कि जो 1μ है ना, डिपेंड ऑन वेव लेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग रेड कलर के लिए अलग होता है, येलो कलर के लिए अलग होता है। जैसे वाटर टू ग्लास में जा रही है तो वाटर टू ग्लास में भी आई आर पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। ये अपन आगे बताएंगे इसके अंदर। एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, उससे पता लगेगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दो चीज़ें, एक तो आई आर पर डिपेंड नहीं करता, ये ओनली डिपेंड अपॉन मीडियम, और साथ साथ डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन लेते हैं कि ये सपोज ये μ1 है, मीडियम है, ये μ2 मीडियम है, ये फिर वापस μ3 है और ये μ1 है वापस। जिस मीडियम से मतलब एयर, वाटर, ग्लास, एयर, 60 डिग्री, ये I1 लिख लो, ये R1। अच्छा, ये R1 होगा तो ये आपका, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम I1 है, ये R1 है, फिर ये अगले मीडियम में जब टकराएगी तो ये R1 अल्टरनेट है, ये आपका R1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये निकालना है कुल, ये ई निकालना है। कि आपका एंगल आपका I1 है तो इसमें क्या रिलेशन है? देखो, μ1 साइन I1 इक्वल टू सेकेंड मीडियम है μ2 साइन R1। अब ये R1 पे टकराएगी तो R1 से निकलेगी। फिर μ2 इसके लिए, ये तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम की बात हुई। अब सेकंड और थर्ड की बात करते हैं।
तो ये देखो इसके रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ये इसके लिए इंसिडेंट एंगल हो गया। तो म्यू टू साइन R1 और ये मान लो आप R1 R2 ले लो, भाई एंगल ही तो है R1 या R2, तो ये हो जाएगा म्यू टू नहीं म्यू थ्री, भाई ये तो फर्स्ट सेकंड के लिए हुआ, और सेकंड में ये R1 तो R1 हो जाएगा अल्टरनेट के साथ, और ये हो जाएगा सेकंड में म्यू थ्री साइन R2। तीसरा, अब म्यू तो ये R2 है तो ये भी R2 होगा, अल्टरनेट एंगल। फिर ये म्यू थ्री साइन R2 इक्वल टू म्यू वन, फिर वापस उसी मीडियम में आ रही है साइन ई। देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई लगा दिया प्रॉपर्टी, जिस मीडियम में उसी का एब्सोल्यूट उसी का एंगल, और जिस जा रही है उसी का एब्सोल्यूट उसी का एंगल। फिर ये सेकंड में चला म्यू टू साइन R1, क्योंकि R1 अल्टरनेट का R1, ये R2 मान लिया मैंने, अज्यूम कर लिया R2। फिर म्यू थ्री साइन R2। अब इसमें से क्या होगा, म्यू थ्री साइन R2, फिर ये लिख दिया म्यू वन साइन ई। देखो ये इसके इक्वल है, इसकी जगह ये रख दिया, ये इसके इक्वल, इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, ये तो ये आ गया क्या होगा फर्स्ट और सेकंड थर्ड से, भाई ये इसकी जगह ये इक्वल है तो आप इसकी जगह ये भी तो रख सकते हैं, ये इसके इक्वल है तो ये रख दो, और यहाँ पे इसको उठा के ये इसके ऊपर तो ये रख दो, तो क्या आ गया म्यू वन साइन I1 इजकल टू म्यू वन साइन ई। म्यू वन से म्यू वन कट गया तो ई कितना आ गया I1। तो ये I1 था एंगल, जो भी जैसे सपोज 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये कुछ ये कोई मीडियम है और ये 60 डिग्री पर इस पे रेज आ रही है। नॉर्मल बंदा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, हमेशा एंगल नॉर्मल से नापना, और इसका रेफरेंस इंडेक्स आपका, तो इसका डेविएशन बताना कि रेज जो निकलेगी ये आपका एयर है और वापिस ही एयर है, कैसे कैसे जाएगी पूरा। तो आपको निकालना है। अच्छा ये जो रेज आएगी ये पहले बैंड होगी तो डेंसर, ये R1 हो गया। अब ये रेज इधर जानी चाहिए, ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल तो हमेशा सेंटर से पास होता है सर्कल में या स्फीयर में भी, ये नॉर्मल हो गया नॉर्मल। तो लेकिन ये क्या अभी, क्योंकि ये एयर से डेंसर तो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, और फिर ये नॉर्मल है, ये जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभी फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको ये R2 भी निकालना है, और ये फिर आपको ये इमर्ज एंगल भी निकालना है। तो कैलकुलेट R1 R2 एंड E एंड डेविएशन ऑफ रे, डेविएशन एंगल, टोटल डेविएशन एंगल ऑफ रे कितना वो मुड़ गई, कितने डेविएटेड हो गई, ये चीज निकालनी है। देखो तो ये साइन 60, अच्छा ये एयर का रेफरेंस इंडेक्स कितना है एब्सोल्यूट 1 इंटू साइन 60, इसका रेफरेंस इंडेक्स कितना शीट में √3 इंटू साइन R1, तो साइन 60 √3/2 इजिकल टू √3 इंटू साइन R1, √3 से √3 कैंसिल, साइन R1 इजिकल टू 1/2, तो R1 इजिकल टू 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 होगा। ये रेज जो इस तरह आ रही है
30। अब देखो इसमें ये नॉर्मल है। अच्छा ये सेंटर है, तो ये दोनों, ये भी आपका सेंटर से रेडियस है, ये भी सेंटर रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या होता है जब एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 होगा। तो आपका R2 भी क्या होगा 30 होगा। और ये आपका एयर आ गया वापस, और ये निकालना ये। तो पहले तो इसका डेविएशन देखते हैं, रेस कितना डेविएटेड हो गई, डेल 1। इस रेस को आगे जाना चाहिए था और रोटेट हो गई ये इतना, क्या मतलब इतना डेविएटेड हो गई, डेल 1। तो ये आपका 60 है सीधा, ये 60 है, 60 में से 30 इधर डेविएट हो गई, तो ये 30 डेविएट हो गई, तो ये कितना आ गया, तो डेविएशन होगा 60 में से 30 तो रह गया, ये इतना डेविएट हो गई, तो डेल 1 इजिकल टू 60 माइनस 30। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब दूसरा इसका ही बात करता हैं। ये रेज आपकी सीधी जानी चाहिए थी कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये क्या है, रियर मीडियम है, तो अब ये फॉर्म नॉर्मल ये, तो साइन, फिर इसके अंदर ये 30 है, तो √3 sin 30 जिस मीडियम में ये, क्योंकि ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया इस पे नॉर्मल पे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्टेड 1 है साइन E, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो 1/2 साइन E, तो E इजिकल टू √3/2। इसका हो गया एंगल कितना हो गया, ये √3 वैल्यू 60, तो E की वैल्यू 60 होगी, E की वैल्यू 60। अब ये देखो रेज ये जानी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन ये कितना डेविएटेड हो गई, इतना डेविएटेड हो गई अपनी जगह से सीधे जाने के बाद। ये आपका 60 और ये 60, ये 30 हो गया, ये 30 ऐसे कैसे, देखो 30 पे जानी चाहिए थी, नॉर्मल से 30 पे जानी चाहिए, नॉर्मल से 60 पे चली गई, तो इसका डेविएशन भी कितना हुआ, ये डेविएशन हो गया, ये जाने की वजह इसकी वजह ये, तो ये कितना हुआ, यहाँ 60 में से 30 लेस कर दो, तो डेल 2 इससे 60 और इतना ये डेविएटेड हो गई, इस जगह से इतना हो गई, तो ये हो गया, तो 60 में से 30 लेस कर दो ये, क्योंकि ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाता है एक तरह। तो डेल 2 हो जाएगा 60 माइनस 30, ये 30। अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रेज आनी चाहिए, ये भी क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो टोटल डेविएशन 30 + 30 तो 60 डिग्री, और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आज अपन ने थोड़ा सा स्नेल लॉ के बारे में बताया कि दो मीडियम है, उसके लिए I और R का रेशियो कांस्टेंट रहता है, वो I और R पे डिपेंड नहीं करता, वो ओनली मीडियम पे डिपेंड करता है, और एक वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वो अपन आगे बात करेंगे इसके अंदर कि दो मीडियम में। अब तक ये बात है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ही रेज जा रही मोनो, ठीक। तो आज का फिर अगला टॉपिक में अपन बात करेंगे रियल डेप्थ, शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ, क्या संबंध है, कि कोई सिक्का अपन पानी में डाल दें तो कितना ऊपर दिखाई देगा वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, इसको याद करें, गुड लक।